खैट पर्वत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसे परियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की गहरी आस्था है कि इस पर्वत पर परियां आश्रियां निवास करती हैं, जो गांव की रक्षा करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये परियां, जिन्हें गढ़वाली भाषा में आश्रियां कहा जाता है, वास्तव में 9 देवियों का रूप है। खैट पर्वत पर एक खैटखाल मंदिर भी है, जहाँ इन 9 देवियों की पूजा की जाती है और हर साल यहाँ पर मेला लगता है। यह पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है, जिसमें परियों के निवास की मान्यता भी शामिल है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर शोरगुल करना मना है, अन्यथा परियां नाराज हो जाती हैं और लोगों को मूर्छित करके अपने साथ ले जाती हैं। रात के समय वहां परियों की परछाई या हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। परियों का देश कहे जाने वाला यह अनोखा शिखर रहस्य और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। खैट पर्वत की इन मान्यताओं और कहानियों ने इसे न केवल एक रहस्यमय स्थान बनाया है, बल्कि स्थानीय लोगों व प्रकृति प्रेमियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र भी है। लेकिन बीते कुछ समय से खैट पर्वत पर स्थित मंदिर में तथाकथित साध्वी को लेकर बवाल मचा हुआ है। हमने आपको पहले भी साध्वी की श्रद्धालुओं से हो रही बहस व साध्वी देवयानी गिरी द्वारा बहुत ही असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए खबर दिखाई थी, जिसके बाद न तो मंदिर समिति ने मामले का संज्ञान लिया और न ही किसी ने जिम्मेदार अमले से शिकायत की। हाँ, लेकिन साध्वी देवयानी गिरी ने स्थानीय युवाओं की शिकायत जरूर की है, और वो भी राष्ट्रीय महिला आयोग से। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी का। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, आप भी देखिए। समय पहले ये मामला यहाँ पे संज्ञान में आया था, क्योंकि प्रतापनगर क्षेत्र के हमारे कुछ युवा हैं वो खैट पर्वत में गए थे, वहाँ पे माता के दर्शन के लिए वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक तथाकथित साध्वी जो है वहाँ पे वो निवास करती है। वो लड़की का नाम वैसे अगर उसका जो रियल नेम है वो मोना है उसका नाम। और वो जब हमारे स्थानीय युवा वहाँ पे दर्शन के लिए गए, माता के दर्शन के लिए गए, तो वो जो वहाँ पे साध्वी खुद को बताती है, उसने वहाँ पे बहुत गाली गलौज की और अभद्र भाषा का व्यवहार किया। और उसका कहना ये है कि भाई किसी को भी अगर यहाँ पे खैट पर्वत पे आना है और आगे किसी को भी कुछ मंदिर का वो करना है, तो यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले बाकायदा उस साध्वी से दर्शन की। और अगर वो साध्वी दर्शन की परमिशन देगी तो ही आदमी वहाँ पे खैट पर्वत में माता के दर्शन कर सकता है, अन्यथा नहीं। और साध्वी का दूसरा ये है कि जैसे हम जाते हैं तो अपने पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से जब हम श्रीफल जो एक होता है प्रसाद के रूप में हम लेके वहाँ पे जाते हैं, और उस श्रीफल को वहाँ पे फोड़ के वापस प्रसाद के रूप में हम वहाँ से उसको लेके जाते हैं। लेकिन उस साध्वी का सीधा सीधा वहाँ पे मतलब वो व्यापार कर रही है। उसका कहना ये है कि आप लोग यहाँ पे सिरफल भी नहीं फोड़ सकते हैं। आप लोग आएंगे, सिरफल लेके आएंगे, उसके बाद वो सिरफल वहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद वो क्या करेगी, उन सिरफल को वापस वहाँ पे रिसेल करने के लिए नीचे दुकानों में भेज देगी। तो ये सीधा सीधा उसने धंधा बना रखा है वहाँ पे। तो अभी क्या हुआ कि हाल में जब वो युवा वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे और ये उन्होंने मुझे वीडियो उसका भेजा था, तो फिर इस प्रकरण में काफ़ी वायरल भी ये वीडियो हुआ था और जनता की तरफ से भी काफ़ी आक्रोश देखा गया था, क्योंकि साध्वी का जो लहजा था वो शोभनीय नहीं था और एक साधु इस तरीके की बातें नहीं कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो साधु के भेष में वो एक कुछ भी मतलब कोई गुनहगार भी वो हो सकती है, और साधु के भेष में मतलब छल कपटी हम उसको कह सकते हैं कि वो कपट के रूप में। दूसरी बात फिर उसने क्या किया कि उस जो साध्वी है, मंदिर समिति का मुझे नहीं लगता कि उस साध्वी से कोई लेना देना है, क्योंकि जहाँ तक हमने मंदिर समिति के संयोजक हैं पेटवाल जी, उनसे बात जब की थी तो उन्होंने कहा था कि देखो जी, जब ये साध्वी आई थी तो भी हमारी जानकारी में नहीं था, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इसका वेरिफिकेशन करवाया है कि ये साध्वी यहाँ पे रह रही है, तो उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, ये साध्वी स्वतः ही वहाँ पे आके रह रही है। तो फिर इस साध्वी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में वहाँ पे उन युवाओं की और मेरी व्यक्तिगत रूप में उसने शिकायत की कि ये लोग आके मुझे यहाँ पे तंग कर रहे थे और इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी यहाँ पे आके। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में जब ये मामला गया तो हमें यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे वो साध्वी भी अपना बयान दर्ज कराने आई थी। तो तब बात एक निकल के सामने ये आई, वो जो साध्वी है वो कहीं से भी साध्वी नहीं है, वो साधु के भेष में उसको वहाँ पर प्लांट किया गया है। देखिए इसके पीछे का जो खेल है वो खेल ये है कि जो खैट पर्वत है वो हमारा पौराणिक धार्मिक स्थल है, और वहाँ पे जो हमारी 9 देवियाँ जो हैं जिन्हें आचरी और भराड़ी कहा जाता है, उनका वहाँ पे मंदिर है। और कहीं ना कहीं ये धार्मिक उससे जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और काफ़ी प्रसिद्ध भी क्षेत्र है ये देश विदेश में, क्योंकि जैसे भी कहानियों में भी देखा जाता है और हर जगह इस तरीके का जिक्र आता है कि परियां जो हैं वो होती हैं हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और परियों का देश
खैर पर्वत को ही कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे देश में इसकी मान्यता थी। तो जो ये खैर पर्वत है जहाँ पे ये आचरी का भराड़ी का है, तो इसके कुछ नियम कायदे कानून भी थे, क्योंकि पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ये माना जाता था कि वहाँ पे शोर शराबा, मतलब अगर कोई भक्त जाता है तो वहाँ पे शोर शराबा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि चटकीले रंग के कपड़े पहन के भी वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के अपने नियम कानून हैं। जो आचरी हैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ा गुप्त रहना पसंद करती हैं वहाँ पे। तो किसी भी तरीके का शोर शराबा, जैसे पुराने ज़माने में एक कहावत भी थी, जीतू बगड़वाल नाम का एक लड़का था, तो वो जब वहाँ पे गया तो उसने एक मधुर बांसुरी की जो धुन बजाई, तो आचरी ने प्रभावित होकर उसको हल लिया था। तो तब से माना जाता है कि वहाँ पे अगर कोई जाएगा तो वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएगा, और ना वहाँ पे कोई शोर शराबा करेगा, ना वहाँ पे कोई चटकीले रंग के कपड़े पहनेंगे। और जो माता है वो माता का शक्तिपीठ वहाँ पे वो है, जो खैर पर्वत है। तो शक्तिपीठ में क्या होता है कि जो सुबह 7 बजे से लेकर सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त तक का जो समय है वो वहाँ पे दर्शन का समय होता है, और वहाँ तक दर्शन होना चाहिए। लेकिन अब आगे जिस हिसाब से वो साध्वी है, साध्वी का कहना यह था कि मुझे किसी बाबा ने यहाँ पे भेजा है, और मुझे नहीं पता कि साध्वी के पीछे कौन बाबा है, कौन बड़े बड़े बाबा लोगों का, किन अखाड़ों का इनका साथ है। और इन अखाड़ों का जो मुझे जहाँ तक लगता है उनका मकसद कुल मिला के वहाँ पे जो खैर पर्वत है वो जो संपूर्ण क्षेत्र है वो वन विभाग के क्षेत्रांगत आता है, और वन विभाग का क्षेत्र है, और जो कि कब्जा करने के लिए सबसे मुरीद जगह है। जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, जो बड़े बड़े बाबा लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि जिनका काम ही यही होता है कि बाबागिरी के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ पे वो कहीं ना कहीं संपत्तियों को कब्जा करना। तो इसलिए वो खैर पर्वत पे उनकी नज़र है। वो चाहते हैं कि अभी उन्होंने अपनी साध्वी, अपनी आदमी भेजी, वो वहाँ पे उसको सेटल करेंगे। उसके बाद उसके आड़ में वहाँ पे बड़ा बड़ा आश्रम बनाया जाएगा, और जो सरकार की जो वन भूमि है उसको कब्जा करके आश्रम का, और आश्रम के तो सबको ही पता है कि आश्रम के दिखाया क्या जाता है और आश्रम के अंदर का खेल क्या होता है। तो कुल मिला के जो एक खेल है ये कोई छोटा खेल नहीं है, और ये जो साध्वी है ये बहुत छोटी कड़ी है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे स्थानीय जो कई प्रतिनिधि है उनका भी हाथ है, क्योंकि उनका वो बड़े लोगों से सांठगांठ करके उनका भी इसमें हाथ है, और वो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट उन लोगों को कर रहे हैं वो जो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र यहाँ पे प्रतापनगर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और हम ही लोगों को अगर अपने क्षेत्र में ही इस तरीके की वो परमिशन लेनी पड़ेगी, और बाहर के लोग अगर इस तरीके से यहाँ पे कब्जा करते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम बात करते हैं कि ज़मीन बचाओ, अपनी ज़मीन को मत बेचो। अरे हमारे पास उत्तराखंड का जो कुल मिला के अगर हम देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो 75% जो क्षेत्र है वो वन भूमि का है, और 25% क्षेत्र ही यहाँ पे लोगों के पास है। तो वो हम क्या ही बेच देंगे उसको। बेच तो सरकारों ने जो जितने जंगल हैं और जो जितनी सरकारी संपत्ति उन पे कब्जे हो रहे हैं, उन पे जो भूमाफिया हैं वो कब्जे कर रहे हैं, बड़े बड़े बाबा लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको हम बचा नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ रही है कि जब कोई एक नाली अपनी बेच रहा है, अपने भाई बंद को ही बेच रहा है, तो आपस में हम लड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि एक आध नाली ये बचा के हम बचा देंगे, जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारा 75% हिस्सा है वो धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े मठाधीशों को बेच दिया जाएगा, और उनसे कब्जा करा दिया जाएगा, जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अभी हाल में ही पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, अब देखिए आप विडम्बना देखिए कि पंचायत चुनाव में एक प्रधान है वो भी खड़ंजा बना रहा है, क्षेत्र पंचायत है वो भी खड़ंजा बना रहा है, जिला पंचायत अगर कोई लड़ रहा है तो वो भी खड़ंजा बना रहा है, विधायक भी खड़ंजा बना रहा है, और सांसद भी खड़ंजा बना रहा है। तो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग खड़ंजा ही बना रहे हैं। सबका काम क्या है, दीवार लगाया, पुस्ता लगाया, खड़ंजा बनाया। जो नियम कानून बनाने के लिए जिनको हम भेजते हैं, जिनको नियम कानून बनाने के लिए भेजते हैं, वो खड़ंजे बना रहे हैं, वो दीवार पुस्ते बना रहे हैं। कुल मिला के ठेकेदारी उन्होंने राजनीतिक जो है उसको ठेकेदारीकरण उसका कर दिया है, और सब लोग लगे हुए हैं ठेकेदारी करने में। किसी का ध्यान इस ओर नहीं है कि हम किस तरीके से अपने जल जंगल ज़मीन को बचाया जाए। वैसे भी टिहरी गढ़वाल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, हमारा जल जंगल ज़मीन तो लूट ही लिया गया है, हमारे पास बचाने को बहुत कुछ रह नहीं गया है। तो इसीलिए मेरी सबसे अपील भी ये है कि आप सब लोग इसमें हमारा साथ हैं। तो तब जिस तरीके का ये षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्थानीय यहाँ पे जनता है, स्थानीय जो नेता हैं और जो प्रतिनिधि हैं, वो क्यों इस मुद्दे पे आखिर अपने आप को उन्होंने चुप रखा हुआ है, और क्यों अब वो आवाज़ नहीं उठा रहे। मंदिर समिति का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है, मंदिर समिति की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं मंदिर समिति को भी यहाँ पे आगे आके जिम्मेदारी लेनी होगी, और इस तरीके का अगर घटनाक्रम हो रहा है तो मंदिर समिति को इसका संज्ञान लेकर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं तो स्थानीय लोगों से भी अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये पूरे टिहरी गढ़वाल का जो ये खैर पर्वत जो हमारा है, ये पूरे टिहरी गढ़वाल के आस्था का केंद्र है, और हम सब लोगों को मिलजुल के यहाँ पे इस तरीके का जो षड्यंत्र है इसको नाकाम करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं सबसे से समर्थन की भी अपील मांगता हूँ कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य किसी भी माध्यम से आप हमें मदद कीजिए, और इस षड्यंत्र को यहाँ पे नाकामयाब करना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है। मान्यता के अनुसार वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारी वहाँ पे 9 माता आचरी भराड़ी जो रहती है,
उनके अनुकूल अगर कुछ चीज़ें हैं और उनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो वो हमें माननी भी पड़ेगी अपनी मान्यताओं को। तो कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन जो है वो हम लोग ट्रैकिंग के नाम पे उन मान्यताओं को भुला दिया है हमने। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो मंदिर का टाइम जो होता है दर्शन करने का वही टाइम रहे और अनावश्यक वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ ना हो और जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे जो मंदिर है उसका संचालन हो। और जैसे कि अब देखा भी जा रहा है कि ट्रैकिंग के नाम पे वहाँ पे लोग जा रहे हैं, रात को रुकने का वहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि पुरानी जो मान्यताएं थी वहाँ पे रात में रुकना भी वर्जित था, वहाँ पे शोर शराबा भी वर्जित था। अब वहाँ पे गाने भी बजाए जा रहे हैं, म्यूज़िक भी चलाया जा रहा है, पार्टियाँ भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मंदिर समिति से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको वर्जित किया जाए और जो पुराने नियम के अनुसार जिस हिसाब से दर्शन वहाँ पे होते थे उन्हीं हिसाब से दर्शन किया जाए। शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में किसी अखाड़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ पे किसी, चाहे वो जूना अखाड़ा है या कोई और भी अखाड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता। वो हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ पे हमारे पुजारी होनी चाहिए और दिन में जो पूजा का जो समय है उसी टाइम पे ही पूजा हो और रात्रि के समय पे, क्योंकि जो हमारी यात्रियाँ हैं वो पहले से भी पसंद नहीं करती हैं कि ज़्यादा वहाँ पे लोगों का आवागमन हो या वहाँ पे शोर शराबा हो। तो उसी तरीके से ही मतलब जो हमारी पुरानी मान्यता हैं उसी के अनुसार ही वहाँ पे नियम कानून बनाए जाएं।